नमस्कार साथियों और विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी लोग फिर से आ चुके हो दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां आप सभी के लक्ष्य और मंजिल को ध्यान में रखकर निरंतर कक्षाएं संप्रेषित की जाती हैं। आज हम आप सभी के मध्य में लेकर के उपस्थित हुए हैं हिंदी साहित्य इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को, जो लगातार कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपके लिए केवीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एसएसबी, ईएमआरएस, यूपीएलटी, जेआईसी, टीजीटी, पीजीटी व अन्य भारतवर्ष की सभी परीक्षाओं में आपके लिए कारगर साबित होंगे। तो एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए और कक्षा को आप लोग हाइप जरूर कर दिया करिए। और यदि हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। कबीर की कविता की पंक्ति बाजन दे बाजंतरी कलि ककुही जन छेड़ में बाजंत्री शब्द का अर्थ है बांसुरी, पिपहरी, वीणा, तुरही। क्या है इसमें बाजंत्री का अर्थ? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, यानी बाजंत्री का अर्थ क्या है? वीणा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। और पहली बात तो ये जो है कबीर की पंक्ति है, आपको यही ध्यान में रखना है, चूंकि कबीर की पंक्तियां खूब पूछी जाती हैं परीक्षा में, ये पूछी भी गई है। बाजन दे बाजंतरी कल ककुही जनि छेड़, इसमें बाजंतरी का अर्थ है वीणा। और इसकी अगली पंक्ति है तुझे बिरानी का परी अपनी आप निबेर। फिर और इसमें जो है कल ककुही का अर्थ क्या है? निकृष्ट वाद्य, ये भी हम लोग जानते चलें। फिर आपका अगला प्रश्न है धूमिल की नक्सलबाड़ी, मोचीराम और अकाल दर्शन कविताएं किस संग्रह में हैं? ये भी जो है इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने है। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र जलसाघर। धूमिल जी की नक्सलबाड़ी, मोचीराम और अकाल दर्शन कविताएं ये किस कविता संग्रह में हैं? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए, यानी संसद से सड़क तक में ये सभी कविताएं संकलित हैं। फिर उसके बाद में धूमिल का पूरा नाम क्या है? सुदामा पांडे धूमिल। क्या नाम है इनका पूरा नाम? सुदामा पांडे धूमिल। ये भी पूछा गया है प्रश्न, आपको ध्यान में रखना है। और इनका काव्य संग्रह है संसद से सड़क तक। इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1972 ईस्वी में, और इसी में ये सभी कविताएं संकलित हैं। फिर जो है हम लोग देखते हैं संसद से सड़क तक काव्य संग्रह के विषय में। इसमें कविता, 20 साल बाद, जनतंत्र में सूर्योदय, अकाल दर्शन, बसंत, एकांत कथा, शांति पाठ, उस औरत की बगल में लेटकर, राजकमल चौधरी के लिए, मोचीराम, शहर में सूर्यास्त, प्रौढ़ शिक्षा, मकान, एक आदमी, शहर का व्याकरण, पतझड़, कवि 1970। फिर जो है नक्सलबाड़ी, कुत्ता, शहर, शाम और एक बूढ़ा मैं, सच्ची बात, हत्यारी संभावनाओं के नीचे, मुनासिब कार्रवाई, भाषा की रात, पटकथा। ये सभी कविताएं किसमें हैं? संसद से सड़क तक काव्य संग्रह में। और आपने देखा नक्सलबाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, ये सभी कविताएं इसी काव्य संग्रह में संग्रहित हैं। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित काव्य संकलनों में राम कुमार वर्मा कृत काव्य संकलन है। देखते हैं हम लोग कौन कौन से इनमें राम कुमार वर्मा के काव्य संकलन है। तो क्या एकांत संगीत काव्य संकलन जो है ये राम कुमार वर्मा का है? तो नहीं है। फिर उसके बाद में क्या अंजलि राम कुमार वर्मा का काव्य संकलन है? तो ये है। फिर उसके बाद में क्या सतरंगिनी यानी काव्य संकलन एकांत संगीत इनका नहीं है। और कौन सा आपने देखा है? यानी अंजलि, ये है।
फिर जो है क्या सतरंगिनी है, तो ये भी नहीं, आप सब जानते हो किसका है। फिर चित्ररेखा है, तो ये है राम कुमार वर्मा का काव्य संकलन, एकलव्य भी है। तो यानी जो है बी, डी और ई, ये 3 काव्य संकलन राम कुमार वर्मा के हैं, अंजलि, चित्ररेखा और एकलव्य। तो हम लोग देखते हैं आपका कूट कौन सा सही होगा। इसमें सही जवाब है आपका विकल्प सी, आपका राइट आंसर माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। एकांत संगीत, ये किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। प्रकाशन वर्ष है 1939। अंजलि किसकी है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। प्रकाशन है 1930 ईस्वी। सतरंगिनी हरिवंश राय बच्चन की है। प्रकाशन है 1945 ईस्वी। चित्ररेखा डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है। प्रकाशन है 1935 ईस्वी। और एकलव्य डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है। प्रकाशन है 1958 ईस्वी। उसके बाद में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की अन्य रचनाओं को हम लोग देखते हैं। काव्य रचनाएं हैं वीर हमीर, चित्तौड़ की चिता, अभिशाप, रूप राशि, निशीथ, चंद्र किरण, संकेत, जौहर। और ये सभी इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, पूछी गई हैं। और इनके गद्य गीत का नाम है हिमहास। चित्ररेखा कृति पर इनको देव पुरस्कार दिया गया। किस पर? चित्ररेखा कृति पर देव पुरस्कार दिया गया है। और महत्वपूर्ण बात है, सुमित्रानंदन पंत जी ने इनकी काव्य कृति एकलव्य को छायावादी अभिव्यंजना का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कहा है। क्या कहा है सुमित्रानंदन पंत जी ने? छायावादी अभिव्यंजना का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य एकलव्य को माना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित काव्य पंक्तियों में रीतिबद्ध धारा के कवियों से जुड़ी पंक्तियां हैं। देखेंगे हम लोग कौन सी पंक्तियां रीतिबद्ध धारा के कवियों से जुड़ी हैं। तो सबसे पहले पंक्ति कौन सी है? भाषा ब्रज भाषा रुचिर कहाँ सुमत सब काई। भाषा ब्रज भाषा रुचिर कहाँ सुमत सब काई। तो रीतिबद्ध धारा के कवियों की ये पंक्ति है। फिर उसके बाद में अगली पंक्ति कौन सी है? हिलमिल जाने तासो मिल के जनावे हेत हित कौन जाने ताको हितु न बिसाइए। ये पंक्ति जो है रीतिबद्ध काव्यधारा से जुड़ी नहीं है। फिर अगली है, आखिन में अलसान चितौन में मंजू बिलासन की सरसाई। ये पंक्ति जो है रीतिबद्ध धारा कवियों से जुड़ी है। फिर उसके बाद में है, बेग ही बूढ़ी गई पखियाँ अखियाँ मधु की मखियाँ भई मेरी। ये भी पंक्ति जो है रीतिबद्ध धारा के कवियों से जुड़ी है। फिर आगे है, सो सुर सांच कहूँ नहीं छाड़त ज्यों ही बजावे लिए मन बाजे। ये जो है पंक्ति नहीं है रीतिबद्ध धारा कवियों से जुड़ी। तो इसमें जो आपका सही था ए सी डी, 3 पंक्तियां जो है जुड़ी हुई हैं रीतिबद्ध धारा के कवियों से। आपका सही जवाब क्या होगा? इसमें विकल्प डी आपका कूट उत्तर के रूप में सही होगा। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। ब्रज भाषा रुचिर कहाँ सुमति सब काई। ब्रज भाषा रुचिर कहाँ सुमति सब काई पंक्ति किसकी है? भिखारी दास की काव्य निर्णय रचना से ली गई है। फिर है, आखिन में अलसान चितौनी में मंजू बिलासन की सरसाई पंक्ति किसकी है? मतिराम की है। बेग ही बूढ़ गई पखियाँ अखियाँ मधु की मखियाँ भई मेरी पंक्ति किसकी है? देव कवि की। फिर अगली पंक्ति है, हिलमिल जाने तासों हितु ना बिसाइए। ये पंक्ति किसकी है? बोधा कवि की है। सो सुर सांच कहूँ नहीं छाड़त ज्यों ही बजावे लिए मन बाजे। घनानंद की पंक्ति है। सो सुर सांच कहूँ नहीं छाड़त ज्यों ही बजावे लिए मन बाजे। बोधा और घनानंद ये रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। बोधा घनानंद रीतमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। मतिराम की अन्य काव्य पंक्तियां हैं जो परीक्षा में पूछी गई है लगातार। कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगन चार गोराई। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मतिराम की पंक्ति है। नेक निहारे कलंक लगे ये गांव बसे कहूँ कैसे के जीजे। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं भिखारी दास जी की पंक्तियों को। क्या है?
देखत कान्हो न चेत रहे, नहीं चित्त रहे न रहे चतुराई। अगली पंक्ति है, ऊधो तहाई चली ले हमें, जहाँ कूबर कान बसे एक ठोरी। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? भिखारी दास की। फिर देव कवि की पंक्तियाँ हैं, जा दिन ते मुख फेरी हरे, हंस हेरी हियो जू लियो हरि जू हरि, गोरो गोरो मुख आज ओरो सो बिलानो जात। ये पंक्तियाँ हैं देव कवि की। फिर आपका अगला प्रश्न है, जिस तरह कहानी जिंदगी का एक अंश मात्र ही होती है, एक पक्ष एक पहलू, उसी तरह यह भी मेरी जिंदगी का एकमात्र टुकड़ा ही है। ये वाक्यांश निम्नलिखित में से किस रचना के बारे में स्वयं लेखिका ने लिखा है? और महत्वपूर्ण ये प्रश्न है आपके लिए। ठकुरी बाबा, प्रेमचंद, एक कहानी ये भी, आप हुदरी। तो प्रश्न को हम लोग पुनः देखते हैं एक बार। जिस तरह कहानी जिंदगी का एक अंश मात्र होती है, एक पक्ष एक पहलू, उसी तरह ये भी मेरी जिंदगी का एकमात्र टुकड़ा है। ये वाक्यांश किस रचना के बारे में स्वयं लेखिका ने कहा है? तो आप सभी का इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या माना जाएगा? विकल्प सी, एक कहानी यह भी। मन्नू भंडारी द्वारा अपनी आत्मकथा में एक कहानी यह भी, जिसका प्रकाशन 2007 में हुआ है, इसके आमुख में कहा गया है ये बात। और मन्नू भंडारी इसे आत्मकथा ना मानकर कहानी मानती हैं। क्या मानती हैं? आत्मकथा ना मानकर कहानी मानती हैं। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है तथ्य। फिर है इसमें मन्नू भंडारी की अध्यापिका शीला का जिक्र है। किसका? मन्नू भंडारी की अध्यापिका शीला का जिक्र है। मन्नू भंडारी के पिता सुख संपत राय थे और इनकी माता का नाम अनूप कुंवरी था। मन्नू भंडारी अपने 2 भाई और 2 बहनों के बाद सबसे छोटी थीं। मन्नू जी ने अकेली कहानी अपने यहाँ काम करने वाली विधवा बुढ़िया पर लिखी। क्या किया? मन्नू जी ने अकेली कहानी अपने यहाँ काम करने वाली विधवा बुढ़िया पर लिखी, जिन्हें वे नानी साहब कहती थी। क्या कहती थी? नानी साहब। फिर आपका अगला प्रश्न है, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के अनुसार विधवा टोकरी भर मिट्टी का उपयोग किस लिए करना चाहती थी? आपके लिए ये जो है इम्पॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के लिए। पौधे लगाने के लिए, घर बनाने के लिए, चूल्हा बनाने के लिए, चौका तैयार करने के लिए। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के अनुसार जो विधवा है, टोकरी भर मिट्टी का उपयोग किस लिए करना चाहती थी? तो सही उत्तर आपका क्या होगा? यानी कि विकल्प सी, चूल्हा बनाने के लिए जो है टोकरी भर मिट्टी का उपयोग वो विधवा करना चाहती थी। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी, ये माधवराव सप्रे द्वारा रचित कहानी है और इसका प्रकाशन कब होता है? 1901 ईस्वी में। ये बात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर जो है इस कहानी का अंश जो है दिया गया है, जब से यह झोपड़ी टूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वही रोटी खाऊंगी। अब मैंने सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। तो यहाँ पे बात आ जाती है, चूल्हा बनाने के लिए वो मिट्टी लेती है और इस प्रकार कहानी के अनुसार विधवा टोकरी भर मिट्टी का उपयोग चूल्हा बनाने के लिए करती है। फिर जो है और बातें हम लोग जानते हैं इस कहानी के विषय में। प्रारंभिक अंश है इसका, किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। इस झोपड़ी में विधवा के पति और उसका इकलौता पुत्र तथा पतोहू भी मरी थी। यानी इसी झोपड़ी में विधवा के पति, उसका जो है इकलौता पुत्र तथा पतोहू भी मरी थी
और इस कहानी के मुख्य पात्र कौन हैं? जमींदार साहब तथा विधवा। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मुख्य पात्र कौन है? जमींदार साहब तथा वो विधवा। इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। फिर अगला प्रश्न है, संस्कृत और सौंदर्य में आए कथन, यानी कौन कौन से हैं संस्कृत और सौंदर्य में आए हुए कथन है। देखेंगे हम लोग कौन से कथन इसमें आए हैं। सबसे पहले है, अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृत का अध्याय है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृत का एक अध्याय है। तो ये क्या है? बात सही है, संस्कृत और सौंदर्य रचना के विषय में। फिर उसके बाद में क्या है? दूसरा है, रविंद्रनाथ ठाकुर ने भारत को महामानव सागर कहा है। क्या कहा है? रविंद्रनाथ ठाकुर ने भारत को महामानव सागर। तो ये भी क्या है? बात सत्य है। फिर उसके बाद में, द्विवेदी जी जहाँ संस्कृत की केवल संग्राहकता की हिमायत करते हैं, वहाँ आज्ञे त्याग का जिक्र करना नहीं भूलते हैं। क्या ये कथन है संस्कृत और सौंदर्य रचना में? तो ये कथन नहीं है। फिर उसके बाद में है, प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में सौंदर्यानुभूति की परंपरा को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया है। तो ये भी बात उसमें निबंध में है। अगला कथन है, नाट्यशास्त्र में नाटक की उत्पत्ति की जो कथा दी गई है, उसके अनुसार देवता के स्थान पर दैत्यों को ही नाटक कर सकने में समर्थ समझा गया है। यानी ये कथन जो है संस्कृत और सौंदर्य रचना में नहीं है। तो आपका सही क्या था? ए बी डी, यानी 3 कथन सही हैं संस्कृत और सौंदर्य रचना के विषय में। और ए बी डी किस में है? आपका विकल्प बी में। यही आपका सही उत्तर माना जाएगा। फिर जो है, संस्कृत और सौंदर्य, ये निबंध है किसका? किसका है? नामवर सिंह जी का ये निबंध है। ये भी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है कि ये निबंध किसका है। और हम लोग देख लेते हैं आए हुए कथन इसके। अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृत का एक अध्याय है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भारत को महामानव सागर कहा है। प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में सौंदर्यानुभूति की परंपरा को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया है। फिर अन्य बातें इसी निबंध से, आम, बकुल और चंपा के फूल का इसमें जिक्र है। कालिदास, रविन्द्रनाथ टैगोर, दिनकर, अग्गे, गोविंद चंद्र पांडे, लखनऊ विश्वविद्यालय, रामचंद्र शुक्ल आदि का भी जिक्र हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रसंग के अंतर्गत किया गया है। और ये निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऊपर आधारित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। किसके ऊपर आधारित है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ऊपर। इस निबंध के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के साथ ही प्राचीन भारत का कलात्मक विकास 1940 पुस्तक भी लिखी है, जो आगे चलकर परिवर्धित होकर प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद के नाम से प्रकाशित होती है। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में सरस्वती में प्रकाशित निम्नलिखित कहानियों का वर्णन करते हुए इनमें से 3 कहानियों को मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों के रूप में चुना है। और अच्छा प्रश्न है आप सभी के सामने। तो हम लोग देखेंगे जो है कौन सी 3 कहानियों को चुना है शुक्ल जी ने भाव प्रधान कहानियों के रूप में। तो सबसे पहले कौन सी कहानी है? इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी, ये तो है। फिर है प्लेग की चुड़ैल मास्टर भगवान दास, ये भाव प्रधान कहानियों में नहीं है। फिर है 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल, ये भी है उसी कहानी की श्रेणी में। फिर उसके बाद में है पंडित और पंडितानी गिरजा दत्त वाजपेयी, ये जो है कहानी भाव प्रधान कहानियों में शुक्ल जी ने नहीं माना है। दुलाई वाली बंग महिला, तो ये भी माना है। यानी जो सही है हमारा ए, सी और ई, 3 बातें सही हैं भाव प्रधान कहानियों के विषय में शुक्ल जी के अनुसार। तो जवाब कौन सा होगा? विकल्प बी। तो हम लोग देख लेते हैं जो है इंदुमती जो कहानी है किसकी है? किशोरी लाल गोस्वामी की है। गुलबहार कहानी है किशोरी लाल गोस्वामी की। प्लेग की चुड़ैल किसकी है? मास्टर भगवान दास की। 11 वर्ष का समय किसने लिखा? रामचंद्र शुक्ल ने। पंडित और पंडितानी किसकी है? गिरजा दत्त वाजपेयी की। दुलाई वाली कहानी है बंग महिला की।
और सभी ये महत्वपूर्ण है, एक प्रश्न यहाँ से अवश्य ही पूछा जाएगा। आपको ध्यान में रखना है, शुक्ल जी के अनुसार इनमें यदि मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों को चुने तो 3 मिलती हैं। कौन कौन सी? इंदुमती, 11 वर्ष का समय और दुलाई वाली। फिर उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है, यानी रचना है और उनकी विधा से हम लोगों को मिलान करना है, कौन सी विधा किस रचना की है। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। सबसे पहले है लोक ऋण। तो लोक ऋण ये जो है किस विधा की रचना है? तो लोक ऋण है आपका उपन्यास। फिर है जीवन परिधि। जीवन परिधि किस विधा की रचना है? तो ये है कहानी संग्रह। फिर है चली फगुनहट बौरे आम। ये क्या है? चली फगुनहट बौरे आम, तो ये है आपका निबंध है। और मेरे सुहृदय श्रद्धेय, इसकी विधा क्या है? संस्मरण है। तो लोक ऋण उपन्यास है, जीवन परिध कहानी संग्रह है, चली फगुनहट बौरेयाम निबंध है, मेरे सुहृदय श्रद्धेय ये क्या है? संस्मरण है। आपका मिलान कर दिया गया है यहाँ पर, और कूट के रूप में आपका जवाब कौन सा होगा? विकल्प सी सही माना जाएगा। और खास बात क्या है इसमें? ये जो सभी रचनाएं आप देख रहे हैं ये किसकी हैं? विवेकी राय जी की हैं। यानी लोक ऋण उपन्यास, जीवन परित कहानी, चली फगुनहट बौरेयाम निबंध, मेरे सुहृदय श्रद्धेय संस्मरण, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? विवेकी राय जी की। फिर विवेकी राय जी की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उपन्यास हैं इनके मंगल भवन, बबूल, पुरुष पुराण, श्वेत पत्र, समर शेष है, देहरी के पार, ये इनके उपन्यास हैं। और फिर है इनके ललित निबंध और निबंध संग्रह, जहाँ से प्रश्न तो आने ही हैं। विवेकी राय जो है बहुत इंपॉर्टेंट रचनाकार हैं आपके लिए। इनकी सभी रचनाएं, चाहे निबंध हो चाहे कहानी उपन्यास कुछ भी हो, सब महत्वपूर्ण है। किसानों का देश, गांव की दुनिया, फिर बैतलवा डाल पर, गंवई गंध गुलाब, नया गाँवनामा, ये आम रास्ता नहीं है। फिर कहानी संग्रह है नई कोयल, गूंगा जहाज, बेटे की बिक्री, चित्रकूट के घाट पर रिपोर्ताज है, जुलूस रुका है, डायरी है मनबोध मास्टर की डायरी। तो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं इनकी, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित उपयुक्त कथन है। देखते हैं हम लोग कौन सी बातें प्रताप नारायण मिश्र जी के विषय में कही गई है। तो सबसे पहले है, प्रताप नारायण मिश्र का जन्म सन 1952 ईस्वी में चुनार उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ये बात क्या है? पूरी तरीके से गलत है। फिर है, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और बंगला में उनकी अच्छी गति थी। किसकी? प्रताप नारायण मिश्र जी की। संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और बंगला में उनकी अच्छी गति थी। तो ये क्या है? ये बात तो ठीक है। फिर है अगली बात, उन्होंने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया, गलत बात है, उन्होंने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था। फिर अगला है, दांत, भौं, आप, बात, धोखा, रिश्वत, बेगार, होली जैसे विषयों पर उन्होंने क्या किया है? निबंध लिखे हैं। तो ये बात भी पूरी तरीके से सही है। फिर है, कलिकौतुक रूपक, भारत दुर्दशा, कलिप्रभाव, गो संकट आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। कलिकौतुक रूपक, भारत दुर्दशा, कलिप्रभाव, गो संकट, ये भी कृतियां जो हैं प्रताप नारायण मिश्र जी की हैं। तो यानी ये बात भी सही है। तो बी, डी और ई, ये 3 कथन सही हैं। किसके विषय में? प्रताप नारायण मिश्र जी के विषय में। देखते हैं हम लोग बी, डी किस में है। वो है आपका विकल्प डी में, यही आपका सही जवाब है। फिर प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म 1856 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। प्रताप नारायण मिश्र जी ने 1883 ईस्वी में कानपुर से क्या करते हैं? ब्राह्मण पत्रिका का संपादन कार्य शुरू किए हैं। और प्रताप नारायण मिश्र तथा भारतेंद्र हरिश्चंद्र दोनों ने भारत दुर्दशा शीर्षक से नाटक लिखे हैं। किसने किसने? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, दोनों ने भारत दुर्दशा शीर्षक से नाटक लिखे हैं। भारतेंद्र ने 1880 ईस्वी में, जबकि प्रताप नारायण मिश्र जी ने 1902 ईस्वी में भारत दुर्दशा नाम से नाटक लिखने का काम किया था।
फिर हठी हमीर तथा कलिकौतुक नाटक में नांदी और भरत वाक्य का प्रयोग है। हठी हमीर कलिकौतुक रूपक में नांदी और भरत वाक्य का प्रयोग है, किंतु प्रस्तावना, गर्भांक, प्रवेशक, विष्कंभक आदि की योजना नहीं की गई है। संगीत शाकुंतल में प्रस्तावना, नांदी, भरतवाक्य तीनों के प्रयोग किए गए हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, नीचे कथन दिए गए हैं। मैला आंचल के अनुसार मंगला देवी कालाजार से पीड़ित होने पर स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए विश्वनाथ प्रसाद के घर ले जाई गई। तो यानी ये क्या है, सत्य बात है। दूसरा कथन है, राजा महाराजा सामंत स्वार्थ के गुलाम बनते जा रहे हैं, प्रजा भीर और कायर होती जा रही है। ये संवाद बाणभट्ट की आत्मकथा में सुचरिता का है। तो ये क्या है, ये कथन है आपका गलत बात है। तो इसमें जो आपका सही जवाब क्या होगा, विकल्प बी होगा। जैसा कि आपने ऊपर देखा कि कथन एक सत्य है लेकिन कथन दो असत्य है। फिर मैलांचल फणीश्वरनाथ रेणुका उपन्यास है। किसका उपन्यास है, फणीश्वरनाथ रेणुका। ये आपके लिए महत्वपूर्ण बात है। और इस उपन्यास के अनुसार मंगला देवी कालाजार से पीड़ित होने पर स्वास्थ्य लाभ के लिए कालीचरण के घर ले जाई गई जाती, ना कि विश्वनाथ प्रसाद के घर। यानी क्या है, इस प्रकार कथन एक असत्य। बाणभट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी बाणभट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। इस उपन्यास के अनुसार महामाया का कथन है, राजा महाराजा और सामंत स्वार्थ के गुलाम बनते जा रहे हैं, प्रजा भीर और कायर होती जा रही है, यानी ये भी असत्य है। फिर है महामाया का अन्य कथन, देखते हैं क्या कहती है महामाया। पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त, पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद्वोन्मुखी, पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध है। ये कौन कहती है, महामाया। फिर निपुणिका का कथन है, प्रेम एक और अविभाज्य है, उसे केवल ईर्ष्या और असूया ही विभाजित करके छोटा कर देते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, जिंदगी नामा उपन्यास में किन कवितांशों और गीतों का उपयोग किया गया है। हम लोग देखते हैं जिंदगी नामा उपन्यास में कौन से कविता के अंश और गीत हैं। सबसे पहले है आपका, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। तो ये क्या है, कविता का अंश है जिंदगी नामा उपन्यास का। फिर है दूसरा, जे तू अखियां दे सामने नी, रैणा ते बीबा मेरा दिल मोड़ दे। ये जो है वहाँ का गीत नहीं है। फिर अगला है, चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटे नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए भगत कबीर। ये भी क्या है, गीत उसी में है। फिर है आपका, जिन पावन भुई बहु फिरे, घूमे देश विदेश, पिया मिलन जब हुइया, आंगन भया विदेश। ये जो है गीत नहीं है उसमें। फिर है, ना मैं अरबी ना मैं लाहौरी, ना मैं हिंदी शहर नागौरी, ना मैं हिंदू तुर्क पिशौनी, ना मैं रहेंदा विच नदौन, मुल्ला की जाने में कौन। ये भी गीत जो है उस उपन्यास में है। तो ए, सी और ई, ये तीन गीत हैं इस जिंदगी नामा उपन्यास में। विकल्प सी आपका सही जवाब है। हम लोग देख लेते हैं एक बार पुनः जो है इसको। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। फिर है, चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटे नीर, दान दिए ना घन घटे, कह गए भगत कबीर। ना मैं अरबी ना मैं लाहौरी, ना मैं हिंदी शहर नागौरी, ना मैं हिंदू तुर्क पिशौरी, ना मैं रहंदा विच नदौन, मुल्ला कहे की जाने में कौन। फिर आपका अगला प्रश्न है, प्रेमचंद घर में के अनुसार किन पत्रों के खर्चे उठाने के लिए प्रेमचंद बम्बई फिल्म कंपनी में काम करने की योजना बनाते थे। अच्छा प्रश्न है आपके सामने। जमाना और हंस, जागरण और हंस, जागरण और जमाना, माधुरी और चांद। प्रेमचंद घर में रचना के अनुसार किन पत्रों के खर्चे उठाने के लिए प्रेमचंद बम्बई फिल्म कंपनी में काम करने की योजना
बनाते थे। तो आपका सही उत्तर क्या माना जाएगा? विकल्प बी, जागरण और हंस पत्र के खर्चे उठाने के लिए मुंशी प्रेमचंद बंबई फिल्म कंपनी में काम करने की योजना बना रहे थे या सोच रहे थे। उसके बाद में प्रेमचंद घर में प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी द्वारा लिखित ये क्या है? जीवनी है, प्रेमचंद की जीवनी है। इस पुस्तक के अनुसार प्रेमचंद जागरण और हंस पत्रिकाओं के खर्चे उठाने के लिए बंबई की एक फिल्म कंपनी में काम करने की योजना बनाते हैं और इसी प्रेमचंद घर में पुस्तक में इस पुस्तक की श्रद्धांजलि बनारसी दास चतुर्वेदी ने लिखी है। किसने लिखी है? बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने। शिवरानी देवी के पिता ने शिवरानी देवी की दूसरी शादी के लिए इश्तहार निकलवाए, जिसे पढ़कर प्रेमचंद खुद शादी के लिए खत लिखे थे। यानी शिवरानी देवी के पिता ने शिवरानी देवी की दूसरी शादी के लिए इश्तहार निकलवाए, जिसे पढ़कर प्रेमचंद खुद शादी के लिए खत लिखे थे। इस पुस्तक में शिवरानी देवी ने प्रेमचंद का पहला उपन्यास कृष्णा को बताया है। इस पुस्तक में शिवरानी देवी ने प्रेमचंद का पहला उपन्यास कृष्णा को बताया है। शिवरानी देवी लिखती हैं कि मेरी शादी के साल ही प्रेमचंद का दूसरा उपन्यास प्रेमा निकला, जिसका नाम आगे चलकर विभव हुआ। फिर आपका प्रश्न है, आगरा बाजार में नाटक में आई नज्म की पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो पहले कौन सी नज्म आती है? यानी कि डी, जितने हैं आज आगरे में कारखाना जात, सब पर पड़ी है आन के रोजी की मुश्किलात। फिर जो गीत है आपका, होता है बागवां से हर एक बाग का निवाह, वो बाग किस तरह न लुटे न उजड़े आह। फिर है आपका नज्म, वो सुन के बोला बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो न चांद समझे न सूरज हैं जानते। और फिर है आपका रोटी न पेट में हो तो कुछ भी जतन न हो, मेले की सैर ख्वाहिशें बागो चमन न हो। और फिर है अगला नज्म, कपड़े किसी के लाल हैं रोटी के वास्ते, लंबे किसी के बाल हैं रोटी के वास्ते। तो ये आपका क्रम है। जो इसमें सही उत्तर आपका होगा विकल्प डी माना जाएगा। कौन सा? विकल्प डी कूट के रूप में आपका सही जवाब होगा इस प्रश्न के लिए। आगरा बाजार हबीब तनवीर जी के द्वारा रचा गया लिखा गया नाटक है। किसने लिखा है? हबीब तनवीर जी के द्वारा। आपको ध्यान में रखना है, ये बात महत्वपूर्ण है। और इसकी नज़में हैं जो क्रम से आई हैं, जितने हैं आज आगरे में कारखाना जात, सब पर पड़ी है आन के रोजी की मुश्किलात। ये कौन कहता? फ़कीर गीत गाता है। फिर है अगला, होता है बागवां से हर एक बाग का निवाह, वो बाग किस तरह न लुटे और न उजड़े आह। ये भी जो है फ़कीर गीत गाता है। फिर अगला है, वो सुन के बोला बाबा खुदा तुझको खैर दे। वो सुन के बोला बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो न चांद समझे न सूरज। ये भी फ़कीर गाता है। फिर है, रोटी न पेट में हो तो कुछ भी जतन न हो, मेले की शैर ख्वाहिशे बागे चमन न हो। फ़कीर गाता है। कपड़े किसी के लाल हैं रोटी के वास्ते, लंबे किसी के बाल हैं रोटी के वास्ते। ये भी नज्म कौन करता है? फ़कीर करता है नाटक में। फिर जो है आगरा बाजार नाटक के पात्रों को देखते हैं। फ़कीर, लड्डू वाला, तरबूज वाला, बर्फ़ वाला, ककड़ी वाला, कनमैलिया, पान वाला, मदारी, रेवड़ी वाला, चने वाला, बर्तन वाला, शोहदा, शायर, हजमोली, हमजोली, किताब वाला, तज़किरा नवीस, ग्राहक, बेनज़ीर, लड़का, करीमन, दर्जी, रामू, चमेली, दरोगा, नवासी, पंसारी, जकीरा नवीस इत्यादि ये जो है इस नाटक के क्रमशः आते हैं। और इस नाटक का आरंभ दो फ़कीरों के द्वारा होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप सभी लोग जो है कक्षा को लाइक करिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और कक्षा को आप सभी लोग हाइप ज़रूर करिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप सभी लोगों के लिए कामगर साबित होगा। आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछेंगे, बनेंगे जो है, और उन सभी
साथियों का बहुत बहुत हार्दिक आभार जो अंत तक सेशन को वॉच किए हैं। हम जो है आप सभी को मिलेंगे नए मॉडल पेपर के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को, विद्यार्थियों।